हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं 2025 की द मच अवेटेड एंड फेमस स्पाई एक्शन थ्रिलर धुरंधर के बारे में, डायरेक्टेड बाय आदित्य धार। ये सिर्फ एक एक्शन या स्पाई फिल्म नहीं है, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो राजनीति, अंडरवर्ल्ड और खुफिया दुनिया को एक साथ जोड़ती है। कहानी एक अंडरकवर एजेंट की है जो कराची के क्रिमिनल और पॉलिटिकल अंडरवर्ल्ड में घुस जाता है। रणवीर सिंह ने एक बार फिर साबित किया है कि वो इंटेंस रोल्स में क्यों अलग नजर आते हैं, जबकि अक्षय खन्ना फिल्म में एक सरप्राइज पैकेज है। बिना ज्यादा शोर किए सिर्फ आंखों और बॉडी लैंग्वेज से वो सीन खा जाते हैं। आर माधवन, अर्जुन रामपाल और संजय दत्त सभी अपने अपने किरदारों में फिट बैठते हैं और कहानी को मजबूती देते हैं। कुल मिलाकर ये मल्टी स्टारर फिल्म होते हुए भी परफॉर्मेंस के मामले में संतुलन बनाए रखती है। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग, रियलिस्टिक एक्शन और दमदार सिनेमेटोग्राफी है। अगर आपको रियल और सीरियस स्पाई थ्रिलर पसंद है तो ये फिल्म आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। तो आगे पूरी मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट करके अपना प्यार एंड सपोर्ट मेरे इस चैनल को जरूर दीजिए और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो बिना किसी देरी के चलते हैं हमारे मूवी की स्टोरी लाइन की तरफ। तो दोस्तों, धुरंधर फिल्म की कहानी का बेस टाइमलाइन साल 1999 और 2001 के बीच का रखा गया है। यह वही दौर है जब भारत ने कुछ बेहद गंभीर आतंकी हमलों का सामना किया था। अगर आपको भारत का इतिहास थोड़ा भी पता है तो आप जानते होंगे कि इन 2 सालों में देश पर 2 बड़े हमले हुए थे। पहला था एक यात्री विमान का अपहरण और दूसरा था संसद पर किया गया हमला। इन दोनों घटनाओं ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इन हमलों के पीछे ऐसे आतंकी संगठन थे जिन्हें पाकिस्तान का समर्थन हासिल था, लेकिन इतनी जानकारी और सबूत होने के बावजूद भी भारत उस वक्त खुलकर कोई सीधी कार्रवाई नहीं कर सका। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि उस समय पाकिस्तान को कई ताकतवर देशों का समर्थन मिल रहा था, खासकर अमेरिका और खाड़ी देशों का। हालात ऐसे थे कि भारत चाहकर भी सीधे तौर पर खुद की सुरक्षा के लिए सख्त कदम नहीं उठा पा रहा था। इसी मजबूरी और दबाव भरे माहौल में भारत ने एक सीक्रेट ऑपरेशन की नींव रखी, जिसे नाम दिया गया मिशन धुरंधर। फिल्म की पूरी कहानी इसी मिशन के इर्द गिर्द घूमती है। इसमें दिखाया जाता है कि कैसे पर्दे के पीछे रहकर एक खास रणनीति बनाई जाती है और कैसे देश की सुरक्षा के लिए खामोशी से कदम उठाए जाते हैं। अब जब आपको इस फिल्म का मूल आइडिया समझ में आ गया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और धुरंधर की पूरी कहानी को शुरू से आखिर तक विस्तार से समझते हैं। तो दोस्तों, धुरंधर फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है 30 दिसंबर 1999 से। ओपनिंग सीन में हमारी मुलाकात होती है अजय सैन्याल से, जो उस वक्त भारत के इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख होते हैं। इस किरदार को फिल्म में आर माधवन निभाते हैं। यहीं पर कहानी हमें उस घटना की ओर ले जाती है जब भारत से अफगानिस्तान जा रही एक फ्लाइट जैसे ही कंधार एयरपोर्ट पर उतरती है, वैसे ही उसे जैश-ए-मोहम्मद नाम का एक आतंकी संगठन अपने कब्जे में ले लेता है। यह संगठन पाकिस्तान समर्थित होता है। विमान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों को बंधक बना लिया जाता है। आतंकवादियों की सीधी मांग होती है कि भारत ने जिन आतंकियों को पहले गिरफ्तार किया था उन्हें रिहा किया जाए। यह पूरा हाईजैक उसी दबाव को बनाने के लिए किया जाता है। हालात ऐसे बन जाते हैं कि भारत के पास कोई ठोस विकल्प नहीं बचता। नतीजा यह होता है कि अजय सैन्याल के सामने उस समय के रॉ चीफ, विदेश मंत्री और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को भी झुकना पड़ता है। मजबूरी में आतंकियों की शर्तें मानी जाती हैं और बंधकों को सुरक्षित वापस लाया जाता है। करीब 2 साल बाद कहानी एक और खतरनाक मोड़ लेती है। तारीख होती है 13 दिसंबर 2001। इस दिन दिल्ली के संसद भवन के बाहर एक एम्बेसडर कार आकर रुकती है, जिसमें 5 आतंकी सवार होते हैं। वे तेज रफ्तार में सुरक्षा बैरिकेड तोड़ते हैं और संसद परिसर में घुस जाते हैं। अंदर घुसते ही वे अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं और कई सुरक्षा कर्मियों की जान चली जाती है। कुछ ही पलों में पूरे संसद भवन में अफरा तफरी मच जाती है। इसी दौरान सही वक्त पर अजय सैन्याल वहां पहुंचते हैं। वह अपनी टीम के साथ मिलकर मोर्चा संभालते हैं और आखिरकार सभी आतंकियों को मार गिराया जाता है। हमला तो नाकाम हो जाता है, लेकिन इसके बाद भारत जब इस पूरे मामले को संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका के सामने रखता है, तब भी उसे कोई ठोस समर्थन नहीं मिलता। न यूएन मदद करता है, न अमेरिका खुलकर साथ देता है और न ही दूसरे देश पाकिस्तान के खिलाफ भारत का पक्ष लेते हैं। उल्टा हालात ये होते हैं कि अमेरिका से लेकर खाड़ी देशों तक लगभग सभी बड़ी ताकतें उस समय पाकिस्तान के समर्थन में खड़ी नजर आती हैं। बार बार हमले झेलने के बावजूद
भारत सीधे तौर पर कोई जवाब नहीं दे पाता। अब स्थिति यहाँ तक पहुँच जाती है कि सब्र की सीमा टूटने लगती है। इसी संसद हमले के बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो प्रमुख अजय सैन्याल, रॉ चीफ, विदेश मंत्री और अन्य शीर्ष अधिकारी एक बेहद गोपनीय और अहम बैठक करते हैं। उस मीटिंग में यह तय किया जाता है कि पाकिस्तान को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से कमजोर करना ही अब एकमात्र रास्ता बचा है। इसी सोच से जन्म लेता है एक खतरनाक और बेहद गुप्त ऑपरेशन, जिसे नाम दिया जाता है मिशन धुरंधर। यह मिशन भारत का एक मास्टर स्ट्रैटेजी प्लान होता है, जिसके तहत भारत अपना सबसे काबिल एजेंट दुश्मन देश के भीतर भेजने वाला होता है। मकसद साफ होता है, पाकिस्तान की जड़ों को अंदर से हिलाना, ताकि भविष्य में भारत को ऐसे हमलों से बचाया जा सके। जैसे ही इस मीटिंग में मिशन धुरंधर को मंजूरी मिलती है, उसी पल से इसकी तैयारी शुरू हो जाती है। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है अफगानिस्तान में, जहां हमें रणबीर सिंह का किरदार दिखाया जाता है। यहीं पर खुलासा होता है कि वही भारत का वह खास एजेंट है जिसे मिशन धुरंधर को अंजाम देना है। वही असली धुरंधर है। मिशन के तहत रणबीर सिंह को एक नई पहचान दी जाती है। उसका नाम रखा जाता है हमजा अली। सबसे पहले उसे अफगानिस्तान भेजा जाता है, जहां से वह खुद को बलूचिस्तान का रहने वाला साबित करता है। इसी नकली पहचान के सहारे वह धीरे धीरे पाकिस्तान में दाखिल होता है और यहीं से मिशन धुरंधर की असली कहानी शुरू होती है। अब दोस्तों, अगर आपको बलूचिस्तान के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है तो यहाँ थोड़ा समझना जरूरी है। बलूचिस्तान एक ऐसा इलाका है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के बीच फैला हुआ है। आज के समय में बॉर्डर बंटवारे की वजह से यह इलाका 3 देशों में बंट चुका है, लेकिन असल में बलूचिस्तान की अपनी एक अलग पहचान रही है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान में रहने वाले बलूच लोगों के साथ वहाँ भेदभाव किया जाता है। यहाँ तक कि जो बलूच इलाका पाकिस्तान के अंदर आता है, वहाँ के लोगों को भी बाकी पाकिस्तानी समाज में अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। इसी वजह से बलूचिस्तान में कई विद्रोही संगठन हैं जो खुद को पाकिस्तान से अलग करने की कोशिश करते रहते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना और ISI इन विद्रोहियों को दबाने में लगी रहती है। दोनों के बीच लगातार टकराव होता रहता है और इस संघर्ष में बलूच विद्रोहियों की अक्सर जान जाती है। यही पूरी बैकग्राउंड इसलिए दिखाई जाती है क्योंकि रणबीर सिंह का किरदार यानी हमजा अली खुद को एक बलूच विद्रोही के तौर पर पेश करके पाकिस्तान में दाखिल होता है। फिल्म में उसकी यह पहचान उसके मिशन के लिए बेहद अहम साबित होने वाली है। पाकिस्तान में कदम रखते ही हमजा सीधा कराची पहुंचता है और वहां से लियारी इलाके में जाता है। लियारी कराची का एक बेहद मशहूर और संवेदनशील इलाका माना जाता है। फिल्म की कहानी में इस जगह की अहमियत बहुत ज्यादा है, इसलिए इस टाउन को समझना जरूरी है। लियारी पहुंचते ही हमजा की मुलाकात भारत के एक और सीक्रेट एजेंट से होती है, जो पिछले कई सालों से वहाँ एक जूस की दुकान चलाने की आड़ में काम कर रहा होता है। उसके साथ 2-3 और एजेंट भी होते हैं जो मिलकर इलाके की हर जरूरी जानकारी भारत तक पहुंचाते रहते हैं। अब मिशन धुरंधर के तहत ये सभी लोग हमजा की मदद करने वाले होते हैं। जूस की दुकान चलाने वाला एजेंट हमजा को लियारी के हालात विस्तार से समझाता है। वह बताता है कि इस मिशन के लिए लियारी को इसलिए चुना गया है क्योंकि यह इलाका अपने आप में एक अलग दुनिया है। जो लियारी पर काबू रखता है उसका असर पूरे कराची पर होता है और जो कराची को कंट्रोल करता है उसकी पकड़ पूरे पाकिस्तान तक पहुंच जाती है। साफ शब्दों में कहें तो लियारी पर राज करने का मतलब है पूरे सिस्टम पर असर डालना। इसके बाद वह एजेंट हमजा को बताता है कि लियारी में कुल 3 बड़े डॉन हैं। पहला अरशद पप्पू, दूसरा बाबू डकैत और तीसरा रहमान डकैत, जिसे रहमान बलोच के नाम से भी जाना जाता है। रहमान बलोच एक बलूच परिवार से आता है, इसलिए वह बलूच लोगों का समर्थन करता है और हमेशा उनके हक की बात करता है। रहमान बलूच की कहानी और भी खौफनाक है। वह असल में बाबू डकैत का नाजायज बेटा होता है। जब उसे बड़े होकर यह सच्चाई पता चलती है तो वह गुस्से और नफरत में अपनी ही मां की हत्या कर देता है। लियारी के कुल इलाके का लगभग 1/3 हिस्सा रहमान डकैत के कंट्रोल में होता है, जबकि बाकी 2/3 पर बाबू डकैत और अरशद पप्पू का राज चलता है। रहमान से निपटने के लिए ये दोनों डॉन आपस में मिलकर काम करते हैं। हमजा की योजना साफ होती है। चूँकि वह खुद को बलूच बताकर आया है, इसलिए उसका मकसद रहमान डकैत की गैंग में घुसना होता है और उसे यह मौका बहुत जल्दी मिलने वाला होता है। रहमान डकैत के 2 बेटे होते हैं, एक छोटा बच्चा करीब 8 से 10 साल का और दूसरा करीब 19-20 साल का जवान लड़का। कुछ ही दिनों बाद उसके बड़े बेटे के दोस्त की शादी होने वाली होती है। इसी शादी को मौका बनाकर बाबू डकैत और अरशद पप्पू एक खतरनाक साजिश रचते हैं। उनका प्लान होता है कि शादी के दौरान अपने गुंडों को भेजकर रहमान डकैत के बड़े बेटे की हत्या कर दी जाए। भारत के एजेंट्स को इस साजिश की भनक पहले ही लग जाती है।
उन्हें पता चल जाता है कि शादी में फायरिंग होने वाली है और टारगेट रहमान का बड़ा बेटा है। इसके बाद हमजा और बाकी एजेंट्स मिलकर एक उल्टा दांव खेलने का फैसला करते हैं। वे तय करते हैं कि उसी हमले के दौरान रहमान डकैत के बेटे की जान बचाई जाएगी। ऐसा करके वे रहमान की नजरों में हीरो बन जाएंगे और उसका भरोसा जीत लेंगे। यही रास्ता उन्हें उसकी गैंग में एंट्री दिला सकता है। शादी वाले दिन हमजा और बाकी एजेंट वेटर बनकर वहां पहुंचते हैं। दरअसल उसी जूस और कैटरिंग वाली दुकान को शादी के खाने का ठेका मिला होता है, जिससे उन्हें अंदर जाने का पूरा मौका मिल जाता है। कुछ देर बाद रहमान डकैत का बड़ा बेटा शादी में पहुंचता है, लेकिन तभी एक नई परेशानी खड़ी हो जाती है। हमजा और उसकी टीम देखती है कि बड़ा बेटा अकेला नहीं आया है, बल्कि अपने छोटे भाई को भी साथ ले आया है। अब हालात और ज्यादा गंभीर हो जाते हैं, क्योंकि आने वाली फायरिंग में सिर्फ एक नहीं बल्कि दोनों बच्चों की जान खतरे में पड़ जाती है। यहीं पर हमजा और बाकी एजेंट्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है। इतना सोचने का वक्त भी नहीं मिलता और तभी शादी वाले हॉल में अचानक कई हथियारबंद लोग घुस आते हैं। ये सभी बाबू डकैत और अरशद पप्पू के आदमी होते हैं और बिना वक्त बर्बाद किए चारों तरफ फायरिंग शुरू कर देते हैं। अफरा तफरी मच जाती है। इसी बीच हमजा और उसके साथी किसी तरह रहमान डकैत के दोनों बेटों को हमले के बीच से निकाल लेते हैं, लेकिन हालात पूरी तरह उनके काबू में नहीं रहते। आखिरकार हमलावर मिलकर रहमान डकैत के बड़े बेटे को गोलियों से छलनी कर देते हैं और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। यह देखकर हमजा और बाकी एजेंट्स पूरी तरह टूट जाते हैं, क्योंकि उनका पूरा प्लान यहीं फेल हो जाता है। उनका मकसद ही यही था कि बड़े बेटे की जान बचाकर रहमान डकैत का भरोसा जीता जाए, लेकिन वे इसमें नाकाम रहते हैं। इसके बावजूद हमजा हार नहीं मानता। वह तुरंत हालात को संभालने की कोशिश करता है। असल में छोटे बेटे की जान तो बच चुकी होती है और अब हमजा उसी को आधार बनाकर नया दांव खेलता है। वह छोटे बेटे के सामने ऐसा दिखाता है जैसे वह बड़े भाई को बचाने की आखिरी कोशिश कर रहा हो। वह बड़े बेटे के शरीर को उठाकर तेजी से अस्पताल ले जाता है और डॉक्टरों पर चिल्लाते हुए दबाव डालता है कि किसी भी तरह उसकी जान बचाई जाए। हालांकि सब जानते हैं कि बहुत देर हो चुकी होती है। कुछ ही देर में रहमान डकैत को इस हादसे की खबर मिल जाती है। वह अपने लोगों के साथ तुरंत अस्पताल पहुंचता है। वहां सबसे पहले वह अपने छोटे बेटे से मिलता है। छोटा बेटा उसे पूरी घटना बताता है कि कैसे हमजा नाम के इस आदमी ने दोनों भाइयों को बचाने की कोशिश की और गोली लगने के बाद बड़े भाई को खुद अस्पताल लेकर आया। यह सब सुनने के बाद रहमान डकैत पहले अपनी बेटे की लाश देखता है और बुरी तरह टूट जाता है। वह फूट फूट कर रोता है। इसके बाद वह हमजा से मिलता है और छोटे बेटे की जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। वह हमजा को पैसे देने की कोशिश करता है, लेकिन हमजा साफ मना कर देता है। हमजा उससे कहता है कि वह उसे अपना आदर्श मानता है। वह भी एक बलूच है और जिस तरह रहमान डकैत बलूच लोगों के हक के लिए खड़ा होता है, उससे वह बहुत प्रभावित है। इसी वजह से वह उसकी गैंग में शामिल होकर उसके साथ काम करना चाहता है। पैसे ठुकराकर हमजा यह भी साबित कर देता है कि वह लालच के लिए नहीं बल्कि विचारों के लिए खड़ा है। अब तक हमजा जो कुछ कर चुका होता है, उससे वह रहमान डकैत का भरोसा जीत चुका होता है। इसी भरोसे के चलते रहमान डकैत उसे अपनी गैंग में शामिल कर लेता है और धीरे धीरे अपने कामकाज और नेटवर्क की जानकारी भी देने लगता है। इसी दौरान रहमान डकैत के मन में बदले की आग और तेज हो जाती है। वह ठान लेता है कि बाबू डकैत को जिंदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसी के लोगों ने उसके बड़े बेटे की हत्या की है। लेकिन इससे पहले कि वह कोई कदम उठाए, उसी अस्पताल में उससे मिलने लियारी इलाके का एक ताकतवर नेता आता है। यह नेता वहाँ का बड़ा राजनीतिक चेहरा होता है और अब तक रहमान डकैत को खुला समर्थन देता आया होता है। वह नेता बेटे की लाश देखकर दुख जताता है और रहमान को ढांढस बंधाता है। साथ ही उसे समझाता है कि चुनाव बहुत नजदीक है। ऐसे वक्त में अगर वह कोई बड़ा हमला करता है तो चुनावी नुकसान हो सकता है। अगर नेता हार गया तो रहमान डकैत को मिलने वाला राजनीतिक संरक्षण और फंडिंग दोनों खत्म हो जाएंगे। इसी दलील के दम पर वह रहमान को फिलहाल शांत रहने के लिए मना लेता है। हालांकि बाहर से रहमान मान जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह हर दिन जलता रहता है। बदले की आग उसे चैन नहीं लेने देती। एक दिन गुस्से में वह अपने सभी खास आदमियों को बुलाता है, जिनमें हमजा भी शामिल होता है। वह सबके सामने सवाल रखता है कि अब क्या किया जाए। क्या बाबू डकैत पर हमला किया जाए या इंतजार किया जाए। उसके बाकी आदमी एक सुर में कहते हैं कि अभी रुकना बेहतर है। उनका कहना होता है कि पहले चुनाव पूरे होने दिए जाएं। अगर इस वक्त कोई बड़ी वारदात हुई तो नेता हार सकता है और उसका सीधा नुकसान पूरी गैंग को होगा। सपोर्ट भी जाएगा और पैसे का रास्ता भी बंद हो जाएगा। इसके बाद रहमान डकैत सीधे हमजा की तरफ देखता है और उससे उसकी राय पूछता है। हमजा बाकी सबसे बिल्कुल अलग जवाब देता है। वह कहता है कि अगर वह उसकी जगह होता तो अपने बेटे की मौत का बदला जरूर लेता।
उसके मुताबिक बाबू डकैत ने यह हमला पूरी प्लानिंग के साथ चुनाव से ठीक पहले करवाया है ताकि रहमान मजबूरी में चुप बैठा रहे। हमजा समझाता है कि यही सबसे बड़ी गलती होगी। इस वक्त बाबू डकैत सबसे ज्यादा निश्चिंत होगा और उसे अंदाजा भी नहीं होगा कि उस पर हमला हो सकता है। रही बात चुनाव की, तो अगर रहमान कुछ नहीं करता तब भी हार तय है। बेटे की हत्या करके बाबू डकैत पहले ही यह दिखा चुका है कि वह ज्यादा ताकतवर है और रहमान कमजोर पड़ चुका है। आखिर में हमजा साफ कहता है कि अगर रहमान डकैत को अपना रुतबा और डर दोनों वापस चाहिए तो उसे इसी वक्त बाबू डकैत को खत्म कर देना चाहिए। इससे न सिर्फ बेटे का बदला पूरा होगा बल्कि पूरी लियारी में यह संदेश जाएगा कि इस इलाके में सबसे ऊपर सिर्फ रहमान डकैत का नाम है। हमजा की बात रहमान डकैत के दिल को छू जाती है और आखिर का सबसे भरोसेमंद आदमी जो उसका कजिन उजैर भी होता है, तीनों साथ होते हैं। बाबू डकैत को पहले गाड़ी से टक्कर मारकर गिराया जाता है और फिर रहमान डकैत लोहे की रॉड से उसे तब तक पीटता है जब तक उसकी सांसें थम नहीं जाती। इसी तरह रहमान डकैत अपने बेटे की मौत का बदला पूरा करता है। इसके बाद चुनाव होते हैं और चुनावी नतीजों में लियारी का वही नेता जमील जमाली भारी बहुमत से जीत हासिल कर लेता है। लेकिन जीत के बाद जब उसे मंच पर भाषण देने के लिए बुलाया जाता है तो वह भीड़ का मिजाज देखकर एक बात साफ समझ जाता है। लियारी की जनता उसे नहीं बल्कि रहमान डकैत को ज्यादा चाहती है। उसे ये डर सताने लगता है कि अगर कभी रहमान डकैत राजनीति में उतर आया तो उसकी कुर्सी ज्यादा दिन सुरक्षित नहीं रहेगी। इस वक्त रहमान डकैत की ताकत अपने चरम पर होती है। उसने अपने दो सबसे बड़े दुश्मनों में से एक बाबू डकैत को खत्म कर दिया होता है और अब वह पूरे लियारी का सबसे बड़ा नाम बन चुका होता है। उसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ जाती है कि वह चाहे तो नेता भी बन सकता है। दूसरी तरफ हमजा भी अब रहमान डकैत का सबसे करीबी आदमी बन चुका होता है। लेकिन हमजा अपना असली मकसद नहीं भूलता। जमील जमाली की जीत के जश्न के दौरान ही उसकी मुलाकात जमील जमाली की बेटी से होती है। हमजा बड़ी चालाकी से उससे दोस्ती बढ़ाता है और धीरे धीरे उसे इम्प्रेस कर लेता है, क्योंकि वह जानता है कि यह लड़की आगे चलकर उसके मिशन के लिए बेहद काम की साबित हो सकती है। इधर जमील जमाली को वही डर सच होता नजर आता है जिसका उसे अंदेशा था। पाकिस्तान के बड़े बड़े कारोबारी जो अब तक अपने फायदे के लिए जमील जमाली के साथ खड़े थे, अब रहमान डकैत से मिलने लगते हैं और उसे सपोर्ट देने की बात करने लगते हैं। वजह साफ होती है, लियारी में इस वक्त सबसे मजबूत पकड़ रहमान डकैत की होती है, यहाँ तक कि जमील जमाली से भी ज्यादा। जैसे ही जमील जमाली को यह बात पता चलती है, उसके मन में रहमान डकैत के लिए नफरत और डर दोनों भर जाते हैं। वह किसी भी तरह रहमान डकैत को दबाने की सोचने लगता है। इसके बाद रहमान डकैत की मुलाकात उन दो बड़े कारोबारियों से तय होती है जिन्हें खन्नानी ब्रदर्स कहा जाता है। ये दोनों सगे भाई होते हैं और पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड और काले धंधों में उनका बड़ा नाम होता है। ये लोग हवाला के जरिए काले धन को सफेद बनाते हैं और नकली भारतीय नोट छापकर भारत में सप्लाई करते हैं, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया जा सके। इसी बीच यह भी दिखाया जाता है कि हमजा अपने बाकी साथियों के साथ मिलकर हर बड़ी जानकारी भारत तक पहुंचाता रहता है। अब तक की सबसे अहम जानकारी यह होती है कि खन्नानी ब्रदर्स नकली 500 और 1000 के भारतीय नोट छापकर भारत भेज रहे हैं ताकि देश की करेंसी को कमजोर किया जा सके। कुछ समय बाद रहमान डकैत, हमजा, उजैर और उनके कुछ खास आदमी खन्नानी ब्रदर्स से मिलने पहुंचते हैं। इसी मीटिंग में खन्नानी ब्रदर्स उनकी पहचान कराते हैं ISI के एक बड़े अधिकारी से, जिसका नाम होता है मेजर इकबाल। यह किरदार फिल्म में अर्जुन रामपाल निभाते हैं और उसकी मौजूदगी काफी असरदार दिखाई जाती है। मेजर इकबाल सीधे मुद्दे पर आता है। वह रहमान डकैत से कहता है कि उसे बड़ी मात्रा में हथियार चाहिए, वो भी ऐसे हथियार जो अमेरिका और रूस में बनाए जाते हों। उसका मकसद साफ होता है, वह इन विदेशी हथियारों को पाकिस्तान के आतंकी संगठनों तक पहुंचाना चाहता है ताकि उनके जरिए भारत में दहशत फैलाई जा सके। आम लोगों की हत्या, बम धमाके और इस तरह की दूसरी आतंकी गतिविधियां उसका असली एजेंडा होता है। मीटिंग में मौजूद सभी लोग जानते होते हैं कि ऐसे अमेरिकी और रूसी हथियार बलूचिस्तान से हासिल किए जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ के विद्रोही नेताओं के पास इनका सीधा एक्सेस होता है। लेकिन समस्या ये होती है कि ISI और बलूच विद्रोहियों के बीच हमेशा से दुश्मनी रही है। ISI सीधे उनके साथ सौदा नहीं कर सकती। इसीलिए मेजर इकबाल चाहता है कि रहमान डकैत यह डील अपने नाम पर करे और बलूच विद्रोहियों से हथियार लेकर ISI तक पहुंचाए। बदले में जितना पैसा मांगा जाएगा देने को वह तैयार रहता है। रहमान डकैत खुद बलूच होता है, उसकी गैंग में भी ज्यादातर बलूच लोग होते हैं और वह हमेशा बलूच विद्रोहियों की मदद करता आया होता है। यही वजह होती है कि बलूचिस्तान के विद्रोही उसे अपना मसीहा मानते हैं और उसकी बात कभी नहीं टालते। इसलिए रहमान जानता होता है कि हथियारों की डील में कोई दिक्कत नहीं आएगी।
रहमान डकैत इस सौदे के लिए हाँ कर देता है। इसके बाद वह अपने आदमियों के साथ सीधे बलूचिस्तान जाता है। वहाँ विद्रोहियों के सरगना से मिलता है और हथियारों की पूरी डील फाइनल कर लेता है। कुछ ही वक्त में बड़ी संख्या में अमेरिकी और रूसी हथियार रहमान डकैत के पास पहुँच जाते हैं, जिन्हें आगे चलकर उसे ISI के मेजर इकबाल को सौंपना होता है। इसी बीच कहानी एक बार फिर जमील जमाली की तरफ मुड़ती है, जहाँ उसकी बेचैनी और बढ़ती हुई नजर आती है। अब कहानी यहाँ एक और खतरनाक मोड़ लेती है। जमील जमाली इस फैसले पर पूरी तरह पहुँच चुका था कि अगर उसे अपनी कुर्सी बचानी है तो रहमान डकैत को किसी भी हालत में रास्ते से हटाना होगा। उसे साफ दिख रहा था कि रहमान की बढ़ती ताकत और जनता में उसकी पकड़ बहुत जल्द उसे सियासत से बाहर कर सकती है। इसी सोच के साथ वह SP चौधरी को मिलने बुलाता है। यहीं पर खुलासा होता है कि SP चौधरी कोई आम पुलिस अफसर नहीं, बल्कि एक सख्त और ईमानदार अफसर रहा है, जिसे सालों पहले खुद जमील जमाली ने सस्पेंड करवा दिया था। वजह सिर्फ इतनी थी कि चौधरी अपने इलाके में गुंडागर्दी और नेताओं की मिलीभगत को बर्दाश्त नहीं करता था। अब वक्त बदल चुका था। जमील जमाली को उसी अफसर की जरूरत थी। वह चौधरी को दोबारा लियारी में पोस्टिंग देने का ऑफर देता है, लेकिन शर्त साफ थी, रहमान डकैत का सफाया, मतलब एक फर्जी एनकाउंटर, ताकि कहानी यहीं खत्म हो जाए। चौधरी तुरंत हामी नहीं भरता। वह जमील जमाली को साफ शब्दों में बता देता है कि लियारी की पूरी पुलिस रहमान डकैत के कंट्रोल में है। अगर वह उन्हीं पुलिस वालों के साथ ऑपरेशन करेगा तो खुद उसी का शिकार बन जाएगा। इसलिए वह अपनी शर्त रखता है, उससे अपनी अलग टीम चाहिए, ऐसे लोग जिन्हें वह खुद चुने, साथ ही एक सीक्रेट ऑफिस जिसके बारे में किसी को भनक तक न हो। अगर ये शर्तें मान ली जाएं, तभी वह पोस्टिंग स्वीकार करेगा। जमील जमाली के पास कोई और रास्ता नहीं बचता। वह चौधरी की सभी मांगे मान लेता है और उसे एक स्पेशल टास्क फोर्स सौंप देता है, जिसका एक ही मकसद होता है, रहमान डकैत को खत्म करना। इधर दूसरी तरफ हमजा और जमील जमाली की बेटी के बीच नजदीकियां बढ़ती जा रही होती हैं। दोनों की मुलाकातें अब आम हो चुकी थीं। एक दिन जब वे साथ बैठे होते हैं, हमजा की नजर अखबार में छपी SP चौधरी की तस्वीर पर पड़ती है। उसकी नई पोस्टिंग की खबर पढ़ते ही जमील की बेटी बताती है कि वह इस आदमी को पहले से जानती है। ये अफसर अक्सर उसके पिता से मिलने उनके घर आता जाता रहा है। बस यही हमजा को शक हो जाता है कि जरूर कोई बड़ी साजिश चल रही है। वह जमील की बेटी से कहता है कि अगली बार जब चौधरी आए तो उसकी बातें ध्यान से सुने और अगर मुमकिन हो तो रिकॉर्ड भी कर ले। वह लड़की हामी भर देती है। इसी दौरान रहमान डकैत अपना हिस्सा निभा चुका होता है। बलूचिस्तान से लाए गए रूसी और अमेरिकी हथियार वह ISI के मेजर इकबाल को सौंप देता है। मेजर इकबाल सभी आतंकियों को बुलाकर खुले तौर पर बताता है कि अब इन हथियारों का इस्तेमाल भारत में किया जाएगा। समुद्री रास्ते से घुसपैठ होगी और बड़े पैमाने पर हमले किए जाएंगे ताकि देश को अंदर से तोड़ा जा सके। हमजा वहाँ मौजूद रहकर सब सुनता है और मौका मिलते ही यह जानकारी भारत भेज देता है। भारतीय एजेंसियों को खतरे का अंदाजा तो हो जाता है, लेकिन लापरवाही और सुस्ती के चलते वे किसी बड़े हमले को रोक नहीं पाती। मेजर इकबाल जिस हमले की तैयारी कर रहा था वह 2008 का भयानक हमला साबित होता है, जिसे दुनिया 26/11 के नाम से जानती है। लिहारी में हालात और बिगड़ते जाते हैं। जमील जमाली अब चौधरी के जरिए अपने प्लान पर तेजी से काम शुरू कर देता है। सबसे पहले रहमान डकैत के घर में मौजूद एक नौकर को मोहरा बनाया जाता है। उसके छोटे बेटे के खाने में जहर मिला दिया जाता है। बच्चे की हालत अचानक बिगड़ जाती है। घबराया हुआ रहमान अपनी पत्नी और कुछ ही आदमियों के साथ बेटे को लेकर अस्पताल की ओर निकल पड़ता है। यही वह मौका था जिसका इंतजार किया जा रहा था। रास्ते में चौधरी अपनी टीम के साथ उसे पकड़ लेता है और दिखावे के लिए अरेस्ट कर लेता है। ऑफिशियल कहानी यही बनाई जानी थी कि रहमान को थाने ले जाया जा रहा है, लेकिन बीच रास्ते में ये कहकर कि आरोपी भागने की कोशिश कर रहा था, उसे एनकाउंटर में मार दिया जाए। इसी बीच यह खबर हमजा, उजैर और रहमान के बाकी वफादार लोगों तक पहुंच जाती है। तभी हमजा के फोन पर जमील जमाली की बेटी का कॉल आता है। वह उसे एक वीडियो भेजती है। वीडियो में साफ दिखता है कि जमील जमाली, SP चौधरी और अरशद पप्पू एक साथ बैठे हैं। रिकॉर्डिंग में जमील जमाली चौधरी को साफ निर्देश देता है कि रहमान डकैत को मार दिया जाए। बाबू डकैत पहले ही रास्ते से हट चुका है। अब पूरा इलाका अरशद पप्पू के हवाले कर दिया जाएगा, जो आगे चलकर जमील के इशारों पर काम करेगा। हमजा सब समझ जाता है। वह तुरंत लड़की को अपने घर आने के लिए कहता है। उसका फोन बंद करवा देता है ताकि वह अपने पिता से संपर्क न कर सके। इसके बाद वही वीडियो वह जमील जमाली को भेज देता है और साफ चेतावनी देता है कि अगर रहमान डकैत की मौत नहीं रोकी गई तो यह वीडियो मीडिया और जनता तक पहुंचा दी जाएगी। जमील जमाली घबरा जाता है। वह तुरंत चौधरी को फोन कर एनकाउंटर रोकने को कहता है, लेकिन चौधरी मना कर देता है। वह साफ कहता है कि इस बार वह पीछे नहीं हटेगा। घबराया हुआ जमील यह बात हमजा को बताता है। अब हमजा आखिरी दांव खेलता है।
वह जमील जमाली से एसपी चौधरी के उस गुप्त ऑफिस का पता मांगता है जहां से वह पूरा ऑपरेशन चला रहा है। यहीं से कहानी अपने सबसे निर्णायक मोड़ की तरफ बढ़ने लगती है। अब कहानी अपने सबसे खतरनाक और निर्णायक हिस्से में पहुंचती है। जमील जमाली की बेटी के जरिए हमजा को उस सीक्रेट ऑफिस की जानकारी पहले ही मिल चुकी थी। जैसे ही उसे पता चलता है कि एसपी चौधरी का खुफिया दफ्तर कहाँ है, वह बिना वक्त गवाए जमील जमाली से पूरी डिटेल उगलवा लेता है। इसके बाद हमजा अपने सभी लोगों को साथ लेकर सीधे उसी ऑफिस पर हमला कर देता है। वहाँ मौजूद पुलिस अफसरों पर बुरी तरह टूट पड़ता है। कई अफसरों को बेरहमी से मार दिया जाता है और पूरे ऑफिस में पेट्रोल छिड़क दिया जाता है। इसके बाद हमजा एसपी चौधरी को वीडियो कॉल करता है और साफ शब्दों में धमकी देता है कि अगर रहमान डकैत को तुरंत रिहा नहीं किया गया तो ऑफिस में मौजूद 40 से ज्यादा पुलिस वालों को जिंदा जला दिया जाएगा। अपने अफसरों की जान बचाने के लिए एसपी चौधरी मजबूर हो जाता है और रहमान डकैत को छोड़ देता है। इतना ही नहीं, वह रहमान को सीधे हमजा के हवाले कर देता है। इन सब घटनाओं के बाद कहानी उस दिन पर पहुंचती है जिसने पूरे भारत को हिला कर रख दिया था। 26 नवंबर 2008। इस दिन आईएसआई का मेजर इकबाल अपने आतंकियों के जरिए भारत में 26/11 का हमला करवा देता है। पूरा अटैक टीवी पर लाइव दिखाया जाता है। जब हमजा यह सब देखता है तो वह अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। वजह यह थी कि इस हमले से जुड़ी सारी सूचनाएं वह पहले ही भारत तक पहुंचा चुका था। इसके बावजूद अटैक को रोका नहीं जा सका और देश को भारी नुकसान झेलना पड़ा। यह सब देखकर हमजा बेहद दुखी हो जाता है, लेकिन यही दुख धीरे धीरे गुस्से में बदल जाता है। वह ठान लेता है कि अब वह इन सब का हिसाब चुकता करेगा। उसका अगला लक्ष्य साफ होता है, लियारी पर पूरा कंट्रोल और पाकिस्तान की पावर स्ट्रक्चर को अंदर से तोड़ना। लेकिन हमजा जानता है कि यह काम ताकत से नहीं, दिमाग से होगा। सबसे पहले वह रहमान डकैत को रास्ते से हटाने की योजना बनाता है। इसके लिए वह पॉलिटिशियन जमील जमाली से मिलता है। हमजा उसे साफ कहता है कि वह जानता है कि जमील खुद भी रहमान डकैत से छुटकारा चाहता है। हमजा प्रस्ताव रखता है कि वह इस काम में उसका पूरा साथ देगा। इसके बाद हमजा एक निजी बात सामने रखता है। वह जमील को बताता है कि उसकी बेटी उससे प्यार करती है। वह चाहता है कि जमील उसकी शादी अपनी बेटी से करवा दे। बदले में वह उसका दामाद बनेगा और फिर दोनों मिलकर रहमान डकैत को खत्म कर देंगे। हमजा समझाता है कि इसके बाद लियारी पर उसका कंट्रोल होगा, लेकिन असल में पावर जमील के हाथ में ही रहेगी क्योंकि वह उसका परिवार बन चुका होगा। जमील जमाली को यह प्लान सही लगता है। वह अपनी बेटी की शादी हमजा से करवा देता है। इसके बाद जमील, हमजा और एसपी चौधरी मिलकर रहमान डकैत को मारने की पूरी रणनीति तैयार करते हैं। इधर आईएसआई का मेजर इकबाल रहमान डकैत से और ज्यादा हथियार मंगवाता है। तय होता है कि हथियारों की डिलीवरी जल्दी की जाएगी। उसी दिन रहमान डकैत को एक पानी के डैम का उद्घाटन करना होता है। वह वहां जाता है और हथियार लेने की जिम्मेदारी हमजा, उजैर और बाकी साथियों को सौंप देता है। इस वजह से रहमान के साथ बहुत कम लोग रह जाते हैं। यही मौका हमजा के लिए सबसे सही होता है। वह एसपी चौधरी से बात करके रहमान की पूरी मूवमेंट सेट करवा देता है। रहमान को गाड़ी में बैठाकर जंगल के रास्ते एक सुनसान सड़क की ओर ले जाया जाता है। एक ही दिन में हो रही इन अजीब घटनाओं से रहमान डकैत को शक होने लगता है। वह हमजा से गाड़ी रोकने और अपने बाकी लोगों को बुलाने के लिए कहता है, लेकिन हमजा जानबूझकर उसकी बात नहीं मानता और गाड़ी चलाता रहता है। तभी रहमान समझ जाता है कि उसे धोखा दिया जा रहा है और उसकी हत्या की साजिश रची गई है। गुस्से में आकर रहमान चलती गाड़ी में ही हमजा पर हमला कर देता है। हमजा किसी तरह गाड़ी को आगे ले जाकर टकरा देता है और खुद वहां से भाग निकलता है। कुछ ही देर में एसपी चौधरी अपनी टास्क फोर्स के साथ वहां पहुंच जाता है और रहमान तथा उसके साथ मौजूद 2 लोगों पर फायरिंग शुरू हो जाती है। इसके बावजूद रहमान जान बचाकर जंगल की ओर भाग जाता है और हमजा का पीछा करता है ताकि उससे बदला ले सके। उधर एसपी चौधरी की टीम रहमान के बाकी साथियों को मार गिराती है और फिर एसपी खुद रहमान के पीछे निकल पड़ता है। अब जंगल में एक अजीब स्थिति बनती है। सबसे आगे हमजा, उसके पीछे रहमान डकैत और सबसे पीछे एसपी चौधरी। आखिरकार जंगल के अंदर एसपी और रहमान आमने सामने आ जाते हैं। उसी वक्त हमजा भी वहां पहुंच जाता है। दोनों मिलकर रहमान पर भारी पड़ते हैं। अंत में एसपी चौधरी रहमान डकैत के गले के साइड में गोली मारता है। यहीं पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। प्लानिंग के दौरान हमजा ने एसपी से साफ कहा था कि गोली ऐसी जगह मारनी है कि रहमान तुरंत न मरे, बल्कि करीब आधे घंटे तक जिंदा रहे। गोली लगते ही हमजा अपना असली खेल शुरू करता है। वह रहमान को कंधे पर उठाता है, रास्ते में एक रिक्शा रोकता है और अस्पताल की तरफ भागता है। रिक्शा चालक के सामने वह ऐसा दिखाता है जैसे चौधरी ने रहमान को गोली मारी हो और वह उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहा हो। रास्ते में ही वह उजैर
और बाकी साथियों को फोन करके यही कहानी सुनाता है। अस्पताल पहुंचते पहुंचते रहमान डकैत की मौत हो जाती है, लेकिन हमजा का प्लान पूरी तरह कामयाब रहता है। सभी न्यूज चैनलों पर यही खबर चलती है कि एसपी चौधरी ने रहमान डकैत को मारा और हमजा उसे बचाने की कोशिश करता रहा। इस इमेज के साथ हमजा लियारी में हीरो बन जाता है और किसी को शक तक नहीं होता कि असली साजिश उसी की थी। फिल्म के आखिर में कहानी भारत पहुंचती है। यहाँ खुलासा होता है कि हमजा का असली नाम जसकीरत सिंह रंगी है। वह ऐसा शख्स है जिसने अपना पूरा परिवार खो दिया था और खुद फांसी की सजा के करीब था। उसी समय आईबी के डायरेक्टर अजय संघाल उसे देश के लिए काम करने का मौका देते हैं। जसकीरत इस ऑफर को स्वीकार करता है और भारत का एजेंट बनकर पाकिस्तान में मिशन धुरंधर को अंजाम देता है। फिल्म यहीं खत्म होती है, लेकिन साथ ही ये बताया जाता है कि कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। अगले साल मार्च में इसका दूसरा पार्ट आएगा, जिसमें धुरंधर की पूरी कहानी को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू मास्टरपीस मूवी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।